बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरदार वलीद मुख्तार और आप देख रहे हैं चैनल 51। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत का एक स्याबाब इल्ज़ामात की सियासत है और ये सिलसिला आज से नहीं बल्कि पाकिस्तान की सियासी तारीख से हमेशा से जुड़ा रहा। यानी जिसको भी इक़्तिदार से अलग किया जाता है वो उस वक्त की हुकूमत और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात का एक न थमने वाला सिलसिला हमेशा के लिए शुरू कर देता है। इस बात से बालातर कि क्या उसके जो इल्ज़ामात हैं उससे पाकिस्तान को, मुल्क पाकिस्तान को, रियासत को या हमारी जो ख़ारजा पॉलिसी है उसको क्या नुकसान पहुँचेगा। लेकिन पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ मफादात की ज़मन में देखी जाती है तो वो सिर्फ़ मुल्की मफादात के बजाय अपने ज़ाती नौइयत के मामलात होते हैं। और इस सब का जो मतम नज़र है, जो हासिल है, वो सिर्फ इक़्तिदार की दौड़ है और इक़्तिदार की जंग है। यानी अगर आप मुझे इक़्तिदार से बाहर करेंगे, अगर आप मुझे खेलने नहीं देंगे तो मैं किसी को भी नहीं खेलने दूंगा। रियासत के अंदर खेले जाने वाले इस 70 साला खेल में पाकिस्तान इतना पीछे रह चुका है कि जिसका शायद हमेशा जिक्र होता है कि हम नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। आखिर ये नाजुक दौर पाकिस्तान में कब ख़त्म होगा और इसका असल ज़िम्मेदार कौन है? क्या आवाम है? क्या पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट इसकी ज़िम्मेदार है या फिर हमारे सियासतदान इसके ज़िम्मेदार हैं? इसके ऊपर एक थारो स्टडी आप सबको भी करनी चाहिए और इसका जो असल हासिल है वो ये है कि पाकिस्तान में जिसको जब भी मौका मिला उसने अपने ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया, उसमें खा पाकिस्तान को कितना भी नुकसान हो उसकी किसी ने परवाह नहीं की। अयूब खान के दौरे हुकूमत से कबल ही जो इल्ज़ामात का एक न थमने वाला सिलसिला शुरू हुआ था, वो अपनी उरूज पर था उस वक्त जब अयूब खान इक़्तिदार में थे और उनके मुकाबले में मादरे मिल्लत सामने आई तो मादरे मिल्लत को गरदार तक कह दिया गया। पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ सबसे आसान है और किसी के ऊपर अगर कोई लेबल चस्पा करना है आपने तो वो गरदार का टाइटल है। आप जिस मर्जी को यहाँ पे गरदार कह दें, आप जिसको कह दें कि उसने पाकिस्तान के जो मफादात हैं उनके साथ गद्दारी की है तो इसकी कोई आपके ऊपर हुदूद व क़ुयूद नहीं है। चूँकि सिस्टम कोलैप्स कर रहा है, पूरे मुल्क का जो इज्तिमाई निज़ाम है वो कोलैप्स कर रहा है और जब इज्तिमाई निज़ाम कोलैप्स कर रहा हो तो उसमें फिर तमाम लोग आज़ाद होते हैं कि वो अपने मर्ज़ी के फ़ैसले, अपनी मर्ज़ी के जो उनके वर्डिक्ट्स हैं वो जारी करें और उनसे पूछने वाला कोई नहीं होता। सदर अयूब खान के बाद यहिया खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दरमियान जो कंट्रोवर्सी रही, फिर जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार से अलग किया गया, ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ लगा और उस सारे दौर में जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का एक अदालती कत्ल हुआ, ये तमाम पाकिस्तान की तारीख़ के वो स्याह बाब हैं जिनसे अगर हम चाहें भी तो शायद जान नहीं छुड़ा सकते और हम उन्हीं राहों पे आज भी गामज़न हैं। और इस बात को बालाए ताक रखते हुए कि हमारी इस रवश से रियासत पाकिस्तान, मुल्क पाकिस्तान या मुमलिकत पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुँच रहा है। अब फिर आपने देखा कि 80s की दिहाई में जब जनरल ज़ियाउल हक इक़्तिदार से अलग हो गए, यानी उनकी शहादत हो गई, उनके साथ एक हादसा पेश आया और उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। पाकिस्तान में दो सियासी जमातें यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दरमियान एक चपकलिश शुरू हो गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान तुंदो तेज़ जुमले जो थे उनका तबादला होने लगा। एक दूसरे को गद्दार कहने का सिलसिला आम रहा और एक दूसरे की जो इज़्ज़त नफ्स थी उसको पामाल करने के लिए तमाम हदें पार करने की कोशिश जारी रही। फिर ये सिलसिला उस वक्त जाके थमा कि जब मुल्क में एक दफ़ा फिर मार्शल लॉ लगा और जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने दोनों को यानी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को और बेनज़ीर को एग्ज़ाइल में भेज दिया। जब परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल लॉ का दौरानिया तवील से तवील तर होता रहा और मैं ये समझता हूँ कि अगर जनरल परवेज़ मुशर्रफ को उस वक्त आर्मी के अंदर से अगर उसको ये ख़तरा न होता या आर्मी अगर ये न चाहती कि पाकिस्तान से माशाल्लाह उठ जाए तो शायद परवेज़ मुशर्रफ आज तक पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार रहते और ये कोई अनहोनी बात नहीं थी, किसी से ढकी छुपी भी नहीं थी। लेकिन फिर जब हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई, मोहतरमा की शहादत का वाक़या हो गया और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक सिंपैथी का वोट पड़ा।
अगरचे पाकिस्तान में एक आम रवायत है कि हारने वाला कभी ये नहीं मानता कि वो इलेक्शन हार चुका है, वो अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं करता। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो सिंपैथी का वोट पड़ा और मुल्क की भाग दौड़ आसिफ अली जरदारी साहब को सौंप दी गई। फिर आपको याद ही होगा कि 2014 में आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दरमियान जो कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती रहीं, जिस तरह के इल्काबात और खताबात ये एक दूसरे को देते रहे, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। 2014 में पाकिस्तान की सियासत में एक नई एंट्री होती है, वो इमरान खान की है। अगर ये इमरान खान स्ट्रगल तो बहुत अरसे से कर रहे थे, लेकिन जो असल जान पड़ी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वो 2014 के 126 दिन के उस धरने से पड़ी। इमरान खान ने आते ही सियासत में एक नई इख्तरा मुतारफ करवा दी। यानी अगर मैं आपसे मोहब्बत करता हूं तो मैं आपको सरगोशी में आई लव यू कहूँगा, लेकिन अगर मैं आपसे नफरत करता हूं तो मैं मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं होगी कि कितने लोग सुन रहे हैं जब मैं आपसे अपनी नफरत का इजहार करूंगा। यही पाकिस्तान की सियासत में कल्चर परवान चढ़ा, और मैं ये समझता हूं कि इसमें तमाम जितने भी पाकिस्तान में सियासतदान हैं वो तमाम स्टेक होल्डर्स हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इनपुट जो है वो इमरान खान का ही है। इमरान खान को 2018 में जब इक्तदार दिया गया और पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ एक मजबूत और बड़ी जमात बन के उभरी, तो इमरान खान से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि वो पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के दाखिली हालात को और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को नए खतूत पर इस्तवार करेंगे। पाकिस्तान में जो मसाइल हैं, जो आम आदमी के मसाइल हैं, उनके कोई तदारुक का कोई हल निकाला जाएगा। लेकिन इमरान खान की हुकूमत एक डायरेक्शन में चलती हुई हमें नजर आई, इस बात से कतई नज़र के उसमें क्या गलतियां थी, क्या कोताहियां थी, चूँकि इफन बट्स जो हैं वो हर जगह मौजूद रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान में एक जमहूरी अमल हुआ 2021 में, इसको ओरिजिनेट किया गया और 2022 में इसको इख्तिताम तक लाया गया कि जब इमरान खान के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ और यूं इमरान खान इक़्तिदार से महरूम हो गए। इमरान खान जैसे इक़्तिदार से बाहर निकले, उन्होंने पब्लिक में जाने का फैसला किया और पब्लिक में जाते साथ ही उन्होंने एक साइफर का जो है वो किस्सा शुरू कर दिया और ये कहा कि क्योंकि अमेरिका उनसे खुश नहीं था, वो अमेरिका की पॉलिसीज़ को इंडोर्स नहीं करते थे, वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को एक आज़ाद खुद मुख्तार मुल्क बनाने की कोशिश करते थे, इसलिए अमेरिका ने उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ साजिश की और अपोजिशन को पैसे दिए और ये इल्ज़ामात भी लगाए इमरान खान ने कि बेशुमार पैसे दिए गए हैं और इमरान खान की हुकूमत को घर भेजा गया। फिर ये सिलसिला किसी हद तक भी न थम सका और उसमें एक नए किरदार को शामिल कर लिया गया। कल तक जो हम देखा करते थे कि गुजरांवाला के जलसे में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ लंदन से बैठ के कुछ खिताबात कुछ लोगों को मुखातिब किया करते थे और उनको ये कहा करते थे कि आपने मेरी हुकूमत को चलता किया। लेकिन 2022 में इमरान खान जो कि माजी में ये कहा करते थे कि सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान में उन्होंने कोई जमहूरी शख्स देखा तो वो उस अदारे का सरबराह जो उनके वक्त में पाकिस्तान में काम करता रहा। लेकिन फिर अचानक से तमाम किस्से बदल गए, तमाम कहानियों ने एक नया रुख ले लिया, एक नया मोड़ पाकिस्तान की सियासी तारीख में शुरू हो गया और इमरान खान बबंगे दोहल ये कहते हुए हमें नजर आए कि उनकी हुकूमत को एक साजिश के तहत घर भेजा गया। इमरान खान ने एक साइफर का जिक्र किया, एक जलसे में उसको लहराया और ये कहा कि ये साइफर अमेरिका की जानिब से भेजा गया है, यानी एम्बेसडर ने भेजा है और अमेरिका ये चाहता है कि पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत को रोल बैक किया जाए और अपोजिशन को वापस हुकूमत में लाया जाए। लेकिन इमरान खान तो घर चले गए और उसके बाद सीरीज ऑफ जलसा जो इमरान खान ने किया उसमें एक ही बात को बबंगे दोहल कहते रहे। लेकिन फिर एक ऑडियो लीक्स का किस्सा आया जिसमें इमरान खान को यह कहते सुना गया मुबैना तौर पर कि हमने अमेरिका का नाम नहीं लेना, हमने इस साजिश में इस साइफर के ऊपर खेलना है। वो खेल अभी ख़त्म ना हुआ था कि पाकिस्तान में एक नई तारीख शुरू हो गई। यानी इमरान खान ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी और उनके जो मुतालबात थे उसमें सबसे जो बुनियादी मुतालबा समझा जाता है वो अर्ली इलेक्शन का था। इमरान खान के ऊपर वज़ीराबाद में एक हमला होता है और उसमें इमरान खान फिर अब खुल के पाकिस्तान के अस्करी अदारों के कुछ शख्सियात का नाम लेते हैं और ये कहते हैं कि हमला मुबैना तौर पर उन्होंने करवाया। अब ये जो पूरा सिलसिला है इसके ऊपर कल इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आती है और उन्होंने अपने उस बयानिए से 180 डिग्री का टर्न ले लिया और हम इसको यू टर्न नहीं कहेंगे, चूँकि इमरान खान के खिलाफ यू टर्न की जो मुहिम है इमरान खान ने खुद इस इस्तिलाह को ईजाद किया और फिर ये कहा कि वो लीडर नहीं है जो अपनी कही हुई बात से फिर ना जाए। इमरान खान अब ये कहते हुए नजर आए हैं कि वो ये
کہ امریکہ کی جانب سے جو سائفر کا معاملہ تھا وہ ماضی کا قصہ ہے. اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں. اس سے قبل بھی ہم نے دیکھا کہ ایک طرف تو عمران خان امریکہ کی بھرپور مخالفت کیا کرتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا میں جو ان کی حکومت تھی وہ امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کی خواہاں نظر آئی. امریکہ کے ساتھ کچھ معاہدے بھی ہوئے اور جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے آزاد کشمیر کا دورہ بھی کیا. اب عمران خان صاحب کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ سائفر جو ہے وہ قصہ ماضی ہے اور وہ پیچھے رہ گیا. برسر اقتدار آ کر تمام ممالک بالخصوص امریکہ سے اچھے تعلقات چاہتا ہوں. واشنگٹن سے رشتہ ہمیشہ آقا اور غلام کا رہا اور یہ زیادہ قصور پاکستان کے سیاستدانوں کا ہے اور پاکستان کی حکومتوں کا ہے. یعنی امریکہ جو ہمیں رول کرنا چاہتا ہے اس کا کوئی زیادہ قصور نہیں ہے، یہ ہمارا انٹرنل قصور ہے. عمران خان مزید کہتے ہیں کہ فوج پاکستان کے لیے میرے مستقبل کے منصوبوں میں تعمیری کردار ادا کر سکتی ہے. میں اس توازن کو ضروری سمجھتا ہوں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ حکومت عوام کے منتخب ہو اور اختیار کسی اور کے پاس ہو. عمران خان جب تک حکومت میں رہے انہوں نے کبھی اس بات کا دعویٰ نہیں کیا یا کبھی اس بات کی بھنک نہیں لگنے دی کہ ان کے پاس اقتدار نہیں ہے. جب آپ اقتدار سے چلے جاتے ہیں تو پھر چیزوں کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وہ کہتے ہیں کہ آرمی نے خود مختار اداروں کو کمزور اور شریف فیملی جیسے سیاسی خاندانوں کے ساتھ مل کر ایسا کام کیا ہے جیسے وہ قانون سے بالاتر ہیں. یوکرین پر حملے سے قبل روس جانے کو حماقت سمجھتا ہوں اور یہ دورہ جو تھا وہ باعث سے ندامت ہے. یعنی حماقت کا لفظ انہوں نے استعمال نہیں کیا لیکن انہوں نے کہا باعث سے ندامت ہے. تو محترم عمران خان صاحب، گزارش یہ ہے کہ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ایک ڈکٹیٹر صدر یعنی ایوب خان بھی ایک کتاب لکھ چکے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فرینڈز ناٹ ماسٹر. ایوب خان نے یہ کتاب 1967 میں لکھی تھی اور وہ یہ کہتے ہوئے اس میں نظر آئے تھے کہ ہم دوست چاہتے ہیں. آج عمران خان بھی وہی بات کر رہے ہیں. عمران خان وہ تمام حربے استعمال کر چکے ہیں جو ماضی میں سیاستدانوں نے کیے. یعنی بھٹو کی جانب سے جولائی 1977 میں جو ایک سائفر لہرایا گیا تھا وہ عمران خان نے ایک جلسے میں لہرایا اور اب عمران خان اس ڈگر پہ چل چکے ہیں جو کہ صدر ایوب خان نے کہی تھے. لیکن اس تمام صورتحال میں اگر کوئی نقصان ہو رہا ہے تو وہ ریاست پاکستان کا. ہم سب کی کولیکٹیو ذمہ داری ہے کہ پاکستان کی ریاست کے اس نقصان کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس سے بچنے کی کوشش کریں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. مجھے دیجیے اجازت. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر.